Good morning to all of you in this accountancy class. Yesterday our chapter number 18, Bill of Exchange, that was in progress. And today we will discuss more thing about this Bill of Exchange. Day before yesterday, we will discuss the meaning of Bill of Exchange, the features of Bill of Exchange, the parties involved in Bill of Exchange, एडवांटेज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और उसका फॉर्मेट भी हमने डिस्कस किया था। आज में एक नई चीज़ और हम डिस्कस करते हैं, दैट इज ए प्रोमिजरी नोट। प्रोमिजरी नोट, ये प्रोमिजरी नोट आपका होता क्या है, हम इसकी बात करते हैं। तो प्रोमिजरी नोट जो है वो आपका, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो माल बेचने वाला था वो खुद बिल ऑफ एक्सचेंज लिख करके और माल खरीदने वाले से सिग्नेचर करवा के और अपने पास रखता था, जबकि इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें जो माल खरीदने वाला है, परचेजर है, वो अपने आप ही जो है ये प्रोमिजरी नोट लिखता है और खुद ही साइन करके और सेलर को जो है ये दे देता है। तो ये भी जो है ये इंडियन इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत ही आता है और इसमें जो है आपका जो चीज़ें लिखी होती हैं, कंडीशंस जो लिखी होती हैं, वो सारी उसको खुद को ही लिखनी होती हैं। ठीक है, तो आपकी फीचर्स इसके कौन कौन से, यानी पहली बात तो ये कि ये जो माल खरीदने वाला खुद ही कहेगा कि मैं इनसे माल उधार ले रहा हूँ, मैं इतने समय बाद में इसके पैसे वापस दे दूंगा, और उसमें टर्म एंड कंडीशन खुद ही लिखता वो। तो ये आपके होंगे जो प्रोमिजरी नोट कहलाएगा। उसके अंदर आपका क्या था कि सेलर जो है लिखता था, वो एक्सेप्ट करके और सेलर वापस उससे लेता था, जबकि ये खुद ही बना के और सेलर को देगा ये। ठीक है, तो लगभग सेम से ही, कोई खास ऐसी बात नहीं है। तो पर हमारा जो है ये पहले, इससे पहले हुंडीज जो है इंडिया के अंदर फेमस थी। हुंडीज हमारे इंडियन जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, और जबकि ये जो आपके इंग्लिश कहें या डबल एंड सिस्टम में कहें कि बिल ऑफ एक्सचेंज कहें या उसको प्रोमिजरी नोट कहें, ये इसमें आपके जो मॉडर्न में आ जाती हैं। तो फीचर्स से आपके पास में कौन कौन सी, तो हम फीचर्स को हम डिस्कस कर लें। तो प्रोमिजरी नोट के फीचर्स जो हैं वो कौन से हैं। तो आपकी जो सबसे बड़ी फीचर है कि ये आपकी होगी कि इट मस्ट बी इन राइटिंग। फर्स्ट इज मस्ट बी इन राइटिंग। पहली बात तो ये राइटिंग में होना चाहिए प्रोमिजरी नोट, ओरल इसको नहीं माना जाएगा, तो आपकी जो राइटिंग होनी चाहिए। और दूसरा है प्रोमिस टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट। प्रोमिस टू पे अमाउंट, टू पे स्पेसिफिक अमाउंट। स्पेसिफिक अमाउंट जो है उसमें पे करने की प्रोमिस इसमें होनी चाहिए कि मैं इतना अमाउंट जो है आपको दूंगा। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होगी। और थर्ड जो है द प्रोमिस टू मेक द पेमेंट मस्ट बी अनकंडीशनल। इसमें अनकंडीशनल होगी, तो ये आपका जो है थर्ड होगा अनकंडीशनल। प्रोमिस मस्ट बी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल है यानी आप इसमें कोई कंडीशन नहीं रखेंगे और ये भी नहीं बोलेंगे एज सुन एज पॉसिबल, वो भी नहीं, फिक्स डेट आप इसके अंदर देंगे। नेक्स्ट, अमाउंट मस्ट बी स्पेसिफाइड। अमाउंट मस्ट बी स्पेसिफाइड। आपका जो अमाउंट है वो स्पेसिफाई होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, आपका जो है नियर अबाउट नहीं, आपका पूरा अमाउंट बनना चाहिए। नेम ऑफ पे मस्ट बी मेंशन्ड। नेम ऑफ पे मस्ट बी मेंशन्ड, यानी कौन पेमेंट करेगा उसका क्लियर होना चाहिए कि इसका जो पेमेंट राम करेगा, श्याम करेगा, यानी क्लियरली जो पेमेंट इसका में क्लियर होना चाहिए कि नाम कौन बंदा पे करेगा। और उसके बाद में कि प्रोमिजरी नोट कैन नॉट मेड पेबल टू बियरर। इट कैन नॉट बी बियरर।
इट कैन नॉट बी बियरर। इसमें किसी को नहीं कि कोई भी आदमी लेके आ जाएगा उसको पेमेंट कर देंगे, नो, इसमें नाम होगा, बियरर नहीं बन सकता। ये कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो आपका बियरर भी बन सकता था। मस्ट बी स्टैम्प अकॉर्डिंग टू वैल्यू, मस्ट बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग वैल्यू। आपका जितने ज़्यादा पैसे का लेन देन है उतना ज़्यादा उसके ऊपर जो है रेवेन्यू स्टैंप लगेगी, जितना कम पैसे का उतनी कम लगेगी, तो उसमें स्टैंप भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके नीचे जो है आप बुक में देखेंगे तो सेम वही है जो अब मैंने आपको उसमें बताया था जो बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो आप फॉर्मेट देखो, जयपुर 1 जुलाई 2019, 5 लाख रुपये स्टैम्प, 2 मंथ आफ्टर ड्यू डेट, आई प्रोमिस, वहाँ पर था आई ऑर्डर, यहाँ पर आपका आई प्रोमिस टू मिस्टर करुण सागर, तो यहाँ पर करुण सागर लिखा है, उसमें टू मी और टू एनी पर्सन आई ऑर्डर, उसमें स्पेसिफिक नहीं तो इसमें है, और अमाउंट सेम ही रहेगा। ठीक है। और ये साइंड बाय प्रेम किशोर, प्रेम किशोर खुद ही बनाने वाला है, और टू किसको दे रहा है, करुणा सागर को दे रहा है। ठीक है जी। तो ये इसके अंदर होंगी। और अब पार्टीज में कौन कौन सी होंगी, एक होगा मेकर और एक होगा पेई। तो मेकर जो है जो प्रोमोशन नोट लिखता है और वही जो आपका मेकर होगा, जैसे कि ऊपर वाले में प्रेम किशोर है। पेई जो है, ही इज द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू गेट द पेमेंट, जिसको पेमेंट मिलनी है, इन द वो करुणा सागर इज पेई, तो यहाँ पर जो करुणा सागर जो पेई है यानी उसको पे होंगे। ठीक है। तो ये दो ही पार्टी जिसके अंदर होती हैं। अब आपके जो है डिफरेंस क्या है प्रोमोशन नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो बुक में देख लो, वैसे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पार्टीज बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो है वो आपका ड्रावर, एक्सेप्टर, पेई तीन हो सकते हैं, जबकि इसके अंदर दो ही होंगे, वो आपके होगा मेकर और पेई। नेक्स्ट है ड्रावर। ड्रावर जो है इट इज़ ड्रान बाय द क्रेडिटर, यानी यहाँ पर ड्रावर कौन होगा, जिसने माल बेचा वो, जबकि इसके अंदर ड्रावर वो होगा जिसने माल खरीदा है। ऑर्डर और प्रोमिस, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है, जबकि इसके अंदर आपकी प्रॉमिस होती है कि मैं पे करने का वचन देता हूँ। एक्सेप्टेंस, इसमें आपका बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, यानी जो माल खरीदता है एक्सेप्ट करेगा, इसमें एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। लायबिलिटी, तो कहता है कि द लायबिलिटी ऑफ ड्रावर इज सेकेंडरी, इट विल बी द लाइबल ओनली द एक्सेप्टर डज नॉट पे। तो इसमें जो ड्रावर है उसकी लायबिलिटी सेकेंडरी है, अगर उस बंदे ने पेमेंट नहीं की और हमने डिस्काउंट करवाया तो इसमें जो है सेकेंडरी बनेगी। इसके अंदर जो आपका ड्रावर जो है उसकी प्राइमरी है, वही आपकी पेमेंट करेगा। पेई, इसमें ड्रावर कैन बी दी पेई ऑफ द बिल, इसमें ड्रावर खुद को पेमेंट भी करनी पड़ सकती है, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज घूम करके उसके पास भी आ सकता है। ठीक है। ये सॉरी, ड्रावर कैन बी पेई ऑफ द बिल, इसमें जो ड्रावर है उसको ही पेमेंट मिलेगी। और इसमें कहता है कि मेकर कैन नॉट पे ऑफ ड्रावर इट, इसमें बनाने वाले को जो पेमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें बनाने वाला जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया था, जिसने ड्रॉ किया था, उसी को पेमेंट मिलती है, इसमें जबकि उसको नहीं मिलती है। नोटिंग, इट इज़ बेटर टू गेट नोटेड इन केस ऑफ डिसऑनर, इसमें जो है नोटिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, यानी कोर्ट में जाने के बाद कुछ पैसा जमा कराना पड़ता है, उसको नोटिंग बोलते हैं, वो डिसऑनर के केस में नोटिंग करवाना पड़ता है। इसमें जो है नोटिंग चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है प्रोमोजी नोट के अंदर। ठीक है। कॉपीज, इन केस ऑफ द लोकल बिल ओनली 1 कॉपी इज प्रिपेयर्ड, बट इन केस ऑफ द फॉरेन बिल देयर 3 कॉपीज आर प्रिपेयर्ड। तो आपकी जो कॉपी है इसमें आपका जो लोकल बिल है तो 1 कॉपी चल जाएगी, आपने बनाया दूसरे ने ले लिया, जबकि फॉरेन है तो उसमें 3 कॉपियाँ बनती हैं, एक आपके पास रहेगी, एक बैंक के पास रहेगी, एक अगले के पास में भेजते हैं। ठीक है। और इसमें कहता है कि ओनली वन कॉपी प्रिपेयर्ड वेदर द लोकल और फॉरेन, इसमें प्रोमोशन नोट में एक ही कॉपी बनती है। स्टाम्प, कि देयर इज नो नीड ऑफ फिक्सिंग द स्टैम्प ऑन द बिल पेबल ऑन डिमांड, बट अदरवाइज स्टैम्प वुड बी नेसेसरी, यानी पेबल ऑन डिमांड है तो यहाँ पर कोई स्टैंप नहीं लगेगी, जबकि इसके अंदर स्टैंप आपकी लगे ही लगेगी। ठीक है। तो ये आपके डिफरेंस था। अब आता है डेट ऑफ मेच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस। तो आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं, डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस।
डेज ऑफ ग्रेस, डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस। डेट ऑफ मैच्योरिटी का मतलब होता है कि जिस दिन आप पेमेंट देते हैं वो आपकी मैच्योरिटी डेट कहलाती है, ठीक है। और इसमें जो है डेज ऑफ ग्रेस कौन सी होती हैं? डेज ऑफ ग्रेस जो है वो हम बोलते हैं कि मान लो हमने 1 जैन को एक बिल ऑफ एक्सचेंज 2 मंथ्स के लिए इश्यू किया था, ठीक है। तो इसमें 3 डेज प्लस की जाती है, 3 डेज पेमेंट के लिए, ये 3 डेज डेज ऑफ ग्रेस कहलाते हैं। तो आपके अगर देखा जाए तो 1 जैन है, 2 मंथ हो गए, तो जैन, उसके बाद जैन फेब के 2 मंथ कंप्लीट हो गए, तो आपका मान लो 29 का फेब मानते हैं, तो फिर आपका जो है मार्च 2, यानी आपका जैन का पूरा मंथ हो गया, फेब 29 हो गया, 29 प्लस 3 डेज ये हो गए, ये जो डेज ऑफ ग्रेस है। तो आपका 2 मार्च जो है वो आपकी मैच्योरिटी डेट बनती है। तो यहाँ पर 3 जो डेज हैं ये डेज ऑफ ग्रेस हो गया, और ये आपकी जो है 2 मार्च बनी थी, ये आपकी मैच्योरिटी डेट बन जाती है, ठीक है जी। अगर आपका यहाँ पर नेक्स्ट डे कोई हॉलीडे आ जाता है, ठीक है, तो फिर ये एक दिन आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मैच्योरिटी उसमें बढ़ जाती है, ठीक है जी। अब अगला क्या रखिए, आपका जो इसमें मैच्योरिटी डेट के बारे में है, कोई खास बात चीज़ें नहीं, ये मैंने आपको बता दी, 3 दिन जोड़ के आप आगे कर लेंगे। आगे एग्जांपल दिए में कुछ रजिस्ट्रेशन फर्स्ट सेकंड इसी से रिलेटेड है। आप जो है एक और चीज़ आ रही है कि बिल एट साइट। बिल एट साइट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर बिल एट साइट का मतलब होता है कि आपका जब भी कोई बिल लेकर के आ जाए, यानी एट साइट दृश्य होते, यानी आप जो उसी टाइम उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें डेज ऑफ ग्रेस जो वो लागू नहीं होते हैं कि मैंने जो है बिल एट साइट बना दिया कि भैया जो भी बिल जिस दिन लेके आ जाए उसी दिन आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इसमें कोई डेज ऑफ ग्रेस का चक्कर नहीं है, ये बिल एट साइट है। और उसके बाद में बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट का मतलब हुआ कि आपकी डेट फिक्स है कि आपके 2 मंथ के बाद में, तो 2 मंथ वाले में आपके 3 डेज ऑफ ग्रेस लगेंगे, और जैसे कि ये 2 मार्च बना था तो इस 2 मार्च आपका बन जाएगा। इसमें आपके जो डेज ऑफ ग्रेस भी होंगे और मेजर डेट आपकी फिक्स होगी। बिल आफ्टर साइट। आफ्टर साइट का मतलब क्या है कि आफ्टर साइट इन द बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस बिल विल बी पेबल एट ए फिक्स पीरियड आफ्टर साइट। The period begins to run from the date of acceptance. 3 days of the grace are allowed in such also for the instance the bill of exchange is dated 1st January 2015 payable 2 months at the site and accepted on 15th January. The date of will be 18th March। यानी बिल आफ्टर साइट कि आपने बिल तो आज बना दिया, 1 जैन को बनाया, तो 1 जैन को बनाया तो आपका 2 मार्च बनता था, और 1 जैन को बनाया एक्सेप्ट उसका हुआ 15th जैन को, ठीक है। तो फिर आपकी जो डेट बनेगी वो 18th मार्च बनेगी, ठीक है, क्योंकि 15 मार्च में 3 डेज बनाएंगे। तो ये आपका जो है एक्सेप्टेंस में और मेकिंग में आपका डिफरेंस हो सकता है, ठीक है जी। अब इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो हम बात करें, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो किस प्रकार से आपका होगा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम 2 प्रकार से हम बोलते हैं कि आपका मान लो कि ये आपका एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, एक कागज़ है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। ए है उसने माल बेचा था, ए जो है वो सेलर है, ध्यान से देखना यहीं सब कुछ आ जाएगा, और बी जो है वो आपका बायर है, ठीक है। तो ए ने ये लिखा था और ए ने लिख करके बी को दे दिया, बी ने एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट करके वापस ए को दे दिया, ठीक है। तो ये कागज़ ए के लिए तो बी आर है और बी के लिए बीपी है। बी आर बिल रिसीवेबल यानी आपको इससे पैसे प्राप्त होंगे, बीपी बिल पेबल यानी आपको इस कागज़ से पैसे पे करने पड़ेंगे। तो इसका ये हुआ कि देयर इज ए 2 टर्म्स फॉर द सेम पेपर, बी आर फॉर द सेलर एंड बीपी फॉर द बायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक ही कागज़ है उसके जो है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग है, ठीक है। अब आप जो है इसके बारे में एंट्री जो करेंगे तो उसके अलग अलग मैटर्स हैं। पहला व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रावर इन हिज पोजीशन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। तो ये 7-8 प्रकार के आपके केस हैं। आपके जनरल एंट्रीज होंगे कुछ भी नहीं इसके सिवाय, वेरी इजी वन मैटर, बहुत इजी चैप्टर है ये। आपके जनरल एंट्रीज बस से इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ये था कि आप उसको समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले केस में है
कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो रख लेता है अपने पास में, ठीक है। तो फर्स्ट है व्हेन बिल is retained by drawer till maturity date. Till maturity date. जब मैच्योरिटी डेट तक बायर अपने पास से बिल को रखता है तो उस हालत में क्या होगा, आपका जो है इसमें मैं एक इलस्ट्रेशन जो है वो ले लेता हूँ, आपको उससे ज़्यादा समझ में अच्छा आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देख लो। ऑन 1 जनवरी 2019 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। तो एक्स जो है उसने एक्स ने माल बेचा था, ये एक्स है, एक्स ने माल बेचा वाई को, एक्स ने सेल्स की है वाई को। यहाँ पर एक्स सेलर है और वाई जो है वो बायर है और अमाउंट है 50,000 का, ठीक है। और ये अमाउंट था 50,000 रुपीज़ का और माल इन्होंने बेचा था, वो बेचा था उन्होंने 1 जनवरी को। तो माल इन्होंने दिया था 1 जनवरी को, माल बेचा था एक्स ने वाई को 50,000 का। और क्या हुआ कि जो है एक्स ने जो है वाई एक्सेप्टेड द बिल फॉर एक्स ड्रॉज ए बिल ऑन वाई 50,000 ड्यू आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद में एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू एक्स, एक्स रिटर्न द बिल ऑन मैच्योरिटी डेट, वाई मेड ऑन ड्यू डेट, पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ठीक है। ये कहा कि एक्स ने एक बिल बनाया, बिल बना के वाई को दे दिया, वाई ने साइन किए वापस एक्स को दे दिया। अब टाइम आया, एक्स जो वाई के पास में गया और वहाँ उसको ये कागज़ दे दिया और वाई ने पैसे दे दिए, पैसे लेकर के अपने घर आ गया, ठीक है। तो अब जो है आप एक्स और वाई दो पार्टीज हो गए, दोनों के बुक्स में एंट्री कैसे करोगे, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं बनाता हूँ इस साइड में बुक्स ऑफ एक्स और ये मैं देता हूँ, ये अलग मान के चलना इसको, कभी आप इकट्ठी मान लो। ये हो गई बुक्स ऑफ वाई, बुक्स ऑफ वाई, बुक्स ऑफ एक्स एंड बुक्स ऑफ वाई। पहले हम एक्स बन जाएं, हमने माल बेचा था 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को हमने माल बेचा जी, 1 जनवरी को माल बेचा, तो हमारी एंट्री क्या होंगी, एंट्रीज वही लेजर जर्नल आपने बनाना जैसे आपका जर्नल पहले बनता था, वही आपने एज सेम एज जर्नल बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमने माल बेचा, माल बेचा लिया किसने, वाई ने, तो वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 50,000, ठीक है, और 50,000 नीचे नरेशन दे दो सोल्ड गुड्स टू वाई। अब हमने कागज लिखा वाई को दिया, वाई ने कागज हमारे को दे दिया, यानी हमारे पास में 1 जनवरी को एक बी आर आ गया, हमारे लिए बी आर है, बी आर डेबिट 50,000 और किसने दिया, वाई ने, टू वाई, तो ये हो गया 50,000। तो देखो वाई डेबिट था, क्रेडिट हो गया, तो वाई तो कैंसिल ही हो गया। और नीचे लिखो कि बी आर रिसीव्ड फ्रॉम वाई, वाई से बी आर आपको मिल गया। अब 1 जनवरी का मतलब हुआ कि 3 महीने का है, तो जनवरी फरवरी मार्च कंप्लीट, मार्च 31 हो गया, 3 डेज और लगा, तो 4 अप्रैल हो गया, ये डेज ऑफ ग्रेस हो गए। तो 4 अप्रैल को आप कैसे कैश आ गया, क्योंकि वाई ने पैसा दे दिया, कैश अकाउंट है डेबिट 50,000 और टू बी आर, इसके बदले में हमने कागज़ वापस उसको दे दिया 50,000, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो कि आप पहले सेलर हैं, आपने माल बेचा तो लिया होगा वाई ने, ठीक है। तो डेबिट था रिसीवर, वाई डेबिट टू सेल्स, सेल्स आपका इनकम हो गई, तो क्रेडिट हो जाएगी एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेकेंडली वी रिसीव द बी आर, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, ठीक है जी। अब क्योंकि हमारे पास में बी आर आ गया और दिया किसने, क्रेडिट द गियर, वाई ने दिया। अब हमने ये बी आर जो है वाई को देते तो पैसे ले लिए थे, तो हमारे पास कैश आ गया या बैंक आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, यानी हमने कागज़ दे दिया। अब आप बन जाओ जी वाई बन जाए तो आप वैसे फॉर्मेट बनाएंगे जैसे कि आपका ये इधर बनाया हमने ऐसी
तो ये आपका डेबिट क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो है यहाँ फर्स्ट जैन को माल खरीदा, फर्स्ट जैन को माल खरीदा तो आपने माल खरीदा, परचेज हो गई, परचेज आपका खर्चा है, खर्चा में से डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू आपके पास में गया जी किससे खरीदा आपने, एक्स से, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स 50,000 और ये हो गया जी 50,000। तो ये हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स 50,000। ये आपकी पहली एंट्री बन गई, क्योंकि हमने माल खरीदा, दिया किसने, क्रेडिट था गिवर, तो गिवर हमारा एक्स है। अब हमने क्या किया कि एक बीपी दे दिया, जो कागज उसके लिए बीआर था तो वो हमारे लिए बीपी है, बीपी दे दिया, लिया किसने, एक्स डेबिट टू बीपी, बीपी का बिल पेबल, तो मैंने 50,000 रुपये का साइन करके उसको दे दिया था। तो दिया तो हमारे हाथ से तो बीपी चला गया, तो क्रेडिट वट गोज आउट और एक्स में डेबिट द रिसीवर। फिर ये बीपी हमारे वापस आ गया, क्योंकि पेमेंट के टाइम पे वो आएगा बंदा पैसे लेने के लिए, तो बीपी अकाउंट डेबिट, हम उससे कहीं कागज़ दे दो तो उसने कागज़ बीपी दे दिया, और टू कैश हमने उसके बदले में कैश दे दिया 50,000 और ये 50,000। तो डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट, ये आपका रियल अकाउंट का रूल लागू हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि हमने माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, हमने एक्स से माल खरीदा था। दूसरे में हमारे पास हमने जब बीपी दे दिया था, बीपी दे दिया तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, दूसरे में हमारी एंट्री हो जाएगी एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी। ठीक है जी, और तीसरे के अंदर जो है बीपी अकाउंट डेबिट है और टू कैश अकाउंट, ये हो जाएगा। क्या ये ट्रांजेक्शन पूरी हो गई, देखें, वाई डेबिट वाई क्रेडिट, उसके बाद में बी आर डेबिट बी आर क्रेडिट, तो कैश डेबिट बच गया, कैश टू सेल, यानी माल बेचा पैसे आ गए, इसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट है। इधर देखें एक्स क्रेडिट एक्स डेबिट, फिर बीपी क्रेडिट बीपी डेबिट, बचा परचेज टू कैश, यानी माल खरीदा और पैसा दिया। ठीक है जी, तो इस प्रकार से ये आपकी पोजीशन होगी कि जब आप जो है वो अपने पास से रखते हैं इसको, तो ये एंट्री बनेगी। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही करते हैं, कल हम जो उसके आगे की चीज़ें और करेंगे। तो कल मैं शायद छुट्टी पे हूँ, कल तो मैं आपको नहीं करवा पाऊँगा, हम परसों करेंगे। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क?